I am Dr. Vivek Nargirkar. I am the professor in physiology and believe it or not, लेकिन मैं last 30 years से physiology पढ़ा रहा हूँ. Yes, exactly 30th year, यानी 1995 में मैंने फिजियोलॉजी पढ़ाना शुरू किया था. बीच में एमडी का अगर गैप छोड़ दूं तब भी पढ़ाया ही था फिजियोलॉजी, लेकिन एमडी 3 साल वो छोड़ के बाकी सब फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी. तो मैं आपका प्रोफेसर हूँ, आपको पढ़ाऊंगा. चलो तो देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में कुछ. व्हाट इज फिजियोलॉजी आपको बताने की जरूरत है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन चलो एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं. स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी. तो बेसिकली हम ऑर्गन सिस्टम्स की बात करने वाले हैं इस सब्जेक्ट में, और ये ऑर्गन सिस्टम्स कैसे वर्क करती है ये हम डिटेल में थोड़ा इन डेप्थ समझेंगे. मैंने अक्सर देखा है और मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगा, कहते हैं ऐसा कि फर्स्ट ईयर में आने से पहले ही 30-40% फिजियोलॉजी एक स्टूडेंट ने ऑलरेडी पढ़ चुका होता है. क्या ये सही है? बिल्कुल सर. जैसे हमारा जो नीट क्लियर करते हैं तो सर नीट के में एनसीईआरटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी नाम से एक पूरी यूनिट होती है. डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम उसमें एक एक चैप्टर होता है. तो लाइक जो सर फिजियोलॉजी का जो मेन बेसिक होता है वो हमें पहले से पता होता है कि हाँ लंग्स है हमारे पास, ये मतलब मेन ऑर्गन उसका बेसिक. बट हम एमबीबीएस में आके क्या सीखते हैं, उसको और डीपली सीखते हैं कि उसमें क्या रिसेप्टर है, क्या लॉजिक है, क्या क्लिनिकल्स हो सकते हैं उससे रिलेटेड. तो ऑफकोर्स जैसा आपने कहा 30-40% तो पहले से पता होता है. एग्जैक्टली. तो आपने बहुत सारी चीजें पहले से पढ़ी हुई हो सकती है, बिल्कुल होती है, लेकिन उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन जो है वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ना स्टार्ट करोगे. जैसे आपको रियलाइज हो गया होगा कि काफी सारी चीजें क्लिनिकल ओरिएंटेशन से आपको पढ़ाई जाती है, सेम चीज जो आपने पहले पढ़ चुके होते हैं. मैं अक्सर देखता हूं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया शायद आप पहले से पढ़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उसके कुछ इंट्रिकेट डिटेल्स, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी इवन सर्जिकल ट्रीटमेंट, ऐसी सारी चीजें जो है वो आप मेडिकल में फर्स्ट ईयर में आने के बाद पढ़ोगे. तो एक्सप्लेन्स हाउ एंड व्हाई द बॉडी वर्क्स. तो आपको ये सब बताया जाएगा. फाउंडेशन फॉर मेडिसिन. यस, फिजियोलॉजी ये सब्जेक्ट आप, ये मेरी एक फेवरेट लाइन है और ये लाइन मैं साल भर बताने वाला हूं कि फिजियोलॉजी कम्स इन, हाँ, फिजियोलॉजी कम्स इन एवरी अदर सब्जेक्ट ऑफ मेडिसिन. मेडिकल के हर सब्जेक्ट में फिजियोलॉजी आती है नेचुरली, क्योंकि वो बेसिस है ना, तो वो हर सब्जेक्ट में आएगा ही आएगा. और इसलिए जिसकी फिजियोलॉजी स्ट्रांग, वो आगे मेडिसिन में, मेडिकल फील्ड में अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेगा. ये मेरा दावा है कह लो, या मतलब आप खुद भी इसको महसूस करोगे. सो फाउंडेशन फॉर मेडिसिन ब्रिजेस द बेसिक साइंस एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस. तो आपको लंग्स कैसे फंक्शन करते हैं, ब्रेथ साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, डिसीजेस की पैथोफिजियोलॉजी, ये सब हम फर्स्ट ईयर में बताने वाले हैं. हाँ, वही एनाटॉमी टेल्स यू व्हाट इज देयर, फिजियोलॉजी टेल्स यू हाउ इट वर्क्स. एनाटॉमी जो है वो स्ट्रक्चर्स की बात करेगी और फिजियोलॉजी जो है वो उसके फंक्शंस के बारे में बताए. लेकिन एक बात और है, आपने भी ये फील किया होगा, एनाटॉमी में भी सेरेबेलम पढ़ा, फिजियोलॉजी में भी सेरेबेलम पढ़ा, और कई बार मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर एक बार पढ़ के उसको दोनों जगह पे लिख, मतलब कहीं भी लिख सकते हैं क्या? क्या लगता है आपको? सर नहीं सर, ऐसा होता है ना कि सर हम एक एनाटमी में एनाटमिकल की तरह पढ़ते हैं कि एनाटमी में जैसे इसमें लिखा हुआ है कि मेनली क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं. बट फिजियोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम फिजियोलॉजिकल बेसिस पे पढ़ते हैं कि क्या उसके मैकेनिज्म कैसा है. उसमें जैसे सर हम डीपली पढ़ रहे होते हैं तो कि कौन सा पाथवे होता है, जैसे सेरेबेलम के एग्जाम्पल में कि कौन से, जैसे बहुत सारे पार्ट्स है सेरेबेलम के, कौन सा उसमें पाथवे है, वो सारी चीज़ें. एंड अलग अलग पार्ट्स में हम रिसेप्टर्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे होते हैं. तो वो हम डीप अंडरस्टैंडिंग जो फिजियोलॉजिकल चीज़ होती है वो पढ़ते हैं, यानी कैसे वर्क कर रहा है. एंड एनाटॉमी में हम पता करते हैं कि हाँ ये एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है हमारे पास. करेक्ट, एब्सोल्युटली. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक ही वो सेरेबेलम, मतलब ऐसा कोई दो सेरेबेलम नहीं है बॉडी में कि एक एनाटॉमी का सेरेबेलम और एक फिजियोलॉजी का सेरेबेलम, एक ही है, लेकिन आपको वो 2 बार पढ़ना पड़ेगा. बिल्कुल. फिजियोलॉजी में फ्रॉम द फंक्शनल एस्पेक्ट, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि आपको क्यों 2 बार पढ़ना पड़ रहा है. बट एनीवे, अदरवाइज एनाटॉमी स्ट्रक्चर बताएगी, फिजियोलॉजी ये बताएगी कि ये स्ट्रक्चर काम कैसे करती है. उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है एमबीबीएस में फिजियोलॉजी का. अभी मैंने बताया ना कि 19 के 19 सब्जेक्ट्स में फिजियोलॉजी हर सब्जेक्ट में आती है. यानी अगर आप देखोगे ऑप्थेल्मिक फिजियोलॉजी, इंट्राओक्युलर प्रेशर कैन बी कॉल्ड एज फिजियोलॉजी या ऑप्थेल्मोलॉजी, सीएसएफ प्रेशर कैन बी कॉल्ड एज फिजियोलॉजी या एनेस्थेसिया. मतलब हर सब्जेक्ट में फिजियोलॉजी आती ही है. और ये मैं मेरा सब्जेक्ट है इसलिए नहीं कह रहा हूं,
बिल्कुल आपने भी देखा होगा, अगर नीट पीजी के अगर आपने कुछ क्लासेस देखे, रिकॉल सेशन देखे होंगे, कि कोई सब्जेक्ट कोई क्वेश्चन आता है ना, तो हर कोई बोलता है ये मेरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, ये मेरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। एक्चुअली वो फिजियोलॉजी का क्वेश्चन होता है, जी सर। लेकिन हर किसी को लगता है कि वो उसके सब्जेक्ट का है। इसका मतलब क्या, कि भाई हर सब्जेक्ट को फिजियोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, राइट? ऑल राइट, सो हेल्प्स अंडरस्टैंड मैकेनिज्म्स बिहाइंड हेल्थ एंड डिसीज, इसेंशियल फॉर क्लिनिकल रीजनिंग। आपको एक बात, मतलब ये मतलब अभय जी बताएंगे। क्लिनिकल रीजनिंग। हाँ, आपने सर। कुछ फील किया फर्स्ट ईयर में इस साल? हाँ सर, जैसे अब मेनली अब सर आज भी आप बता रहे थे कि मेनली क्या है कि एनएमसी ने थोड़ा बहुत चेंज किया है रूल्स, तो काफ़ी ज़्यादा क्लिनिकल करने की कोशिश की जा रही है। तो जैसे वही, जैसे हम 30 to 40% ऑफ कोर्स जानते हैं फिजियोलॉजी का बेसिक जो हमारे पास होता है, बट जो उसका क्लिनिकल होता है, जो क्लिनिकल एप्लीकेशंस होते हैं, जिससे तुम सीखोगे कैसे पेशेंट को डायग्नोस करना है, कैसे उस पर कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स पे तुम पता कर सकते हो कि हाँ इसको कौन सी डिसीज हो सकती है, उसका डायग्नोसिस कैसे होता है, तो वो सारी चीज़ें तुम क्लिनिकल जो है इसमें सीखोगे। एंड यही क्लिनिकल तुम्हारी जो प्रैक्टिकल, जो तुम्हारी एमबीबीएस लाइफ के जो डॉक्टर वाली लाइफ होने वाली है, उसमें तो काफ़ी हेल्प करेगी। एक क्वेश्चन आया है, एनी Any रिसर्च research इन in फिजियोलॉजी, क्या आप देखो, जैसे रिसर्च का बताओ तो रिसर्च मैं फर्स्ट ईयर में नहीं कर पाया, मुझे ढंग से इन्फॉर्मेशन नहीं थी सर, है ना। तो लेकिन कुछ स्टूडेंट्स थे जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने करा रिसर्च के बारे में। तो एक क्या कहते हैं, तुम्हें कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बस तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें आके वो बोलेगा कि ये तुम्हें करना है। कुछ दोस्तों ने करा, उन्होंने काफ़ी अच्छे से करा, तो मैं भी अब सेकंड ईयर में ऑफकोर्स करूंगा रिसर्च वगैरह। तो रिसर्च की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, तुम्हें बस प्रोफेसर को अप्रोच करना है एंड इसके बारे में अच्छे से जानना है। बेसिकली दो चीजें बता दूं आपको रिसर्च के बारे में। एक तो ऑफिशियल फॉर्मल आईसीएमआर जो बॉडी है, उसका उसके एसटीएस के प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के जी सर। लिए, मतलब उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन जनरली वो सेकेंड ईयर के बाद करना ज्यादा बेटर रहता है। तो वो एक बात हो गई। दूसरा, आपको पोस्टर कॉम्पिटिशन्स और मॉडल कॉम्पिटिशन्स, 3D मॉडल कॉम्पिटिशन्स या ऐसी चीजें आती रहेंगी साल भर, जिसमें आप खुद कुछ अपनी क्रिएटिविटी, अपना कुछ रिसर्च एंगल लाके कुछ बना के प्रेजेंट कर सकते हो टू योर बैच, टू योर टीचर्स एंड टू द कॉलेज और टू द यूनिवर्सिटी। Yes, sir. तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगी। बट दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। यस, एंड इट्स अ बेसिस फॉर सब्जेक्ट्स लाइक मेडिसिन, बता पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी। ये एक चेन है एक्चुअली। आप आगे चल के समझोगे इस बात को कि एनाटॉमी, पैथोलॉजी, सर्जरी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मेडिसिन, ये चेन है। अगर आप इस तरीके से पढ़ो और एक दूसरे को इंटीग्रेट करके इन सब्जेक्ट्स को पढ़ो, तो बहुत काम में आएगा। मतलब आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही मस्त हो जाएगा। स्ट्रेंथ फील करोगे आप, स्ट्रेंथ। जी। यस, एंड विदाउट फिजियोलॉजी क्लिनिकल मेडिसिन मेक्स नो सेंस। ये तो बात हम कह ही रहे हैं। तो मेजर सिस्टम्स यू विल स्टडी, आप बताना चाहोगे? सर मेजर सिस्टम तो ऑफ कोर्स सर आप ही बताएंगे क्योंकि आपने पढ़ा है, लेकिन वही है, जैसे देखो तुम, जैसे सर ने बोला 30-40% जो बेसिक होता है, ये सारे चैप्टर्स का एग्जैक्टली नेम जो है हमारी एनसीईआरटी में होता है। बट वही है, जब तुम यहाँ पे आओगे अब तुम ये सोचने लग जाओ कि यार ये सब ने तो हमने पढ़ा हुआ है, काफ़ी इजी सा होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। और जब तुम नॉलेज सीखने के बेसिस पे आते हो तो एक लेक्चर में हमेशा ऐसे आना कि तुम्हें कुछ भी अच्छे से नहीं आता है, ताकि जो प्रोफेसर है तुम्हें हर एक चीज़ बेसिक से बताए तो तुम्हें ढंग से समझ आए। लेकिन तुम ऐसे सोच के बैठोगे कि यार ये टॉपिक्स तो मुझे आते हैं, तो क्या पता तुम इतनी सारी चीज़ें मिस कर दो और इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दो जिससे तुम ढंग से सीख ना पाओ, है ना सर। यस यस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता दूं, वैसे तो मैं आपने अटेंड किया तो आपको पता होगा, बिल्कुल सर। लेकिन इसके बारे में मैं जोक्स मारता रहता हूं। तो मेरे जोक्स कुछ मैं अभी कंजर्व करके रखूंगा, जब आप लोग ज्वाइन करोगे तब बताऊंगा। लेकिन आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत पहले से पढ़ के रखी है बिल्कुल। है ना, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मैटर ऐड होता जाता है। तो फिजियोलॉजी में भी और थोड़ा ऐड होगा, और फिर ओबीजीवाई में जाके थर्ड ईयर में, मतलब फाइनल ईयर में, आपको उसका रियल एप्लीकेशन जो है वो मिलेगा। सो इस तरीके से हर सिस्टम वर्क करेगी कि भाई नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी पढ़ोगे, फिर न्यूरोलॉजी वगैरह थर्ड ईयर में, इट्स लाइक दैट या। तो बेसिकली ये आपको पता ही है ये सिस्टम्स और वो क्या काम करती है। तो बिल्कुल। लेट्स गो अहेड, हाउ टू अप्रोच फिजियोलॉजी। हाँ, तो आपने कैसे अप्रोच किया?
सर मेनली सर मेरा अप्रोच सबसे पहले होता, जैसे सर देखिए इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है, गाइटन है एंड इवन जो अपनी इंडियन ऑथर बुक्स होती हैं, AK जैन है, GK पाल है, तो ये सारी बुक्स ऑफ कोर्स सीनियर वगैरह सजेस्ट कर देते हैं सब। लेकिन अब क्या होता है कि ये इतनी मोटी बुक्स है तो इसमें कैसे पढ़ा जाए। एक तरीका अपना वो होता था पुराना नीट में कि हम NCERT लाइन बाय लाइन रटे जा रहे हैं, वो तरीका यहाँ पे तो नहीं कर सकते। तो मेनली सर मैंने जो अप्रोच फॉलो करी वो मैंने किया कि मैंने सर आपका लेक्चर खोला पहले, एंड जो भी टॉपिक्स आपने बताए हैं उसमें पहले उन टॉपिक्स को नोट कर लिया एज ए कंटेंट, एंड उन्हीं टॉपिक्स को बुक से रीड कर लिया, ताकि मैं थोड़ा सर ऐसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अगर मैं पूरी बुक पढ़ने लग जाऊँ तो वो रिटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, एंड एग्जाम में उतना याद नहीं रहेगा तो उसमें फिर वही है, फिर मैं गलतियाँ करूँगा, जो बेसिक चीज़ें वही भूल जाऊंगा, तो फिर प्रोफेसर ये सोचेंगे कि सर मुझे कुछ नहीं आता है। तो इसलिए मैंने सर यही अप्रोच फॉलो करी कि जो भी मेरे कॉलेज में प्रोफेसर ने टॉपिक बताए एंड जो आपने बताया वो सारे टॉपिक्स को मैंने बुक से रीड करके एंड अपने नोट्स में जो भी एक्स्ट्रा एडिशंस करने थे वो करके, एंड इसी अप्रोच से मैंने फिजिक्स को फॉलो करा। करेक्ट करेक्ट। कॉलेज में भी जो लेक्चर्स में बताया बिल्कुल सर। जाता है, अब आपके प्रोफेसर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो आपको उनकी बातें सुननी होती है, और प्लस हम एक्सपीरियंस हमारा लाते हैं टीचिंग में, तो आपको एक कंप्लीट तरीके से पैकेज यहाँ प्रोवाइड होगा, राइट। कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स है तो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट मगिंग। मैं आपको एक मतलब ये किस्सा मतलब मैं मेरे ऐसे बहुत सारे किस्से आप सुनते रहोगे, लेकिन मैंने एक बार देखा एक स्टूडेंट इतनी मोटी MCQs की किताब लेके बैठा था। मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो बोला था MCQs बाय हार्ट कर रहा हूँ। MCQs बाय हार्ट कर रहा हूँ विथ 4 ऑप्शंस। काहे को? तो उसकी आदत थी हर चीज वो रट्टा मार के और मग अप करके पढ़ता है। ये काम नहीं आएगा, बिल्कुल सर। क्योंकि आपको अब इतना वास्ट है सब मेडिकल का फील्ड कि रट्टोफाइंग विल टेक यू ओनली सर्टेन डिस्टेंस एंड नॉट फार, बिल्कुल एंड देयरफॉर अंडरस्टैंड करो तो आप। और अंडरस्टैंडिंग के कई तरीके हैं, आपको एक आसान तरीका बताता हूं। जैसे आप हो, जी सर। आप किसी और को पढ़ाओगे ना, ऐसा कहते हैं कि व्हेन यू टीच समबडी यू आर लर्निंग द थिंग ट्वाइस, हाँ ऐसा सर, कहा जाता बिल्कुल। है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि आप फ्रेंड को सामने बिठाओ और उसको कुछ पूछो, वो आंसर करे, फिर वो पूछे और आप आंसर करें। इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से आपकी पढ़ाई कर सकते हो। मगिंग थोड़ा बहुत चलेगा कोई कोई जगह पे, लेकिन ठीक है। हाँ, डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स आपको मेडिसिन में आने के बाद कुछ लोग ऐसा गाइड करेंगे, गाइड के पेजेस भरो तो आंसर में मार्क्स मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ सर। नहीं है ऐसा। हम जो एग्जामिनर्स या पेपर करेक्टर्स होते हैं वो बड़े सियाने पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वी आर वाइज पीपल, के ऐसा आंसर लिख दिया है आपने कि कार्डियक साइकिल इज अ कार्डियक साइकिल बिकॉज कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल एंड देयरफॉर इट इज कार्डियक साइकिल। ऐसा 3 पेजेस भर के लिखा है। आपको क्या लगता है कि हमको समझ में नहीं आता, खाली पेजेस भरे हुए हैं? तो बेसिकली कहना का मतलब था कि पेजेस भरने से मार्क्स मिलते हैं, ऐसा अगर आपको बताया जाता है तो वो सच नहीं है। हाँ, आपका कंटेंट टू द पॉइंट होना चाहिए, और प्लस उसमें डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, बुलेट पॉइंट्स, ऐसी हाइलाइटर्स। यस, आई इंसिस्ट ऑन हाइलाइटर बॉक्सेस, बिल्कुल। क्योंकि आपको एक बात बता, आपने तो लेक्चर सुने, हाँ, तो आपको पता है ये बात सर। कि टीचर्स को सारे ही पेपर्स, 250 पेपर्स या इतने पेपर्स एक हफ्ते में करेक्ट करने का वक्त नहीं होता, एक एक लाइन पढ़ने का। तो ऐसे में आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना पड़ता है कि वो पॉइंट उसके नजर से छूट ना जाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हम साल भर आपको बताने ही वाले हैं, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। ओके, कोरिलेट विद द क्लिनिकल सिनारियोज, ये एक चीज हम आपसे करवाएंगे। हर चीज बताने के बाद इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, मतलब आपने सोडियम पोटेशियम पंप 12th में भी पढ़ के रखा होगा, लेकिन यहां आप आने के बाद हम आपको बताएंगे कि वो अगर हार्ट में है और हार्ट में कोई ड्रग आप देते हो तो वो कैसे उस पंप को जाके बाइंड करता है और हार्ट फेलियर में कैसे मदद करता है। तो ऐसी चीजें आपको यहाँ हम बताएंगे। रिवाइज रेगुलरली, कॉन्सेप्ट बिल्ड ऑन ईच अदर। यस, रिवीजन करो। आपने अभी मैंने कहा सोडियम पोटेशियम पंप, वो पढ़ लिया जनरल फिजियो में, फिर CVS में जाने के बाद फिर उसका एप्लीकेशन, तो एक बार फिर से आपको पीछे जाके वो पढ़ना वो पढ़ा और फिर आगे का CVS पढ़ा, ऐसे करके डॉट्स को लिंक करते जाओ। हाँ सर, है ना?
बिकॉज सर यही काफ़ी हेल्प करता है, जैसे रिवाइज रेगुलरली। सर मैंने पिछले सेशन में बोला था कि कहीं कंसिस्टेंट रहना चाहिए हमें पर स्टडी में। जैसे कुछ लोग होते हैं कि सर, जैसे कल एक कमेंट आया था कल के एक सेशन में कि हम करेंगे लेक्चर लेंगे, पूरे दिन का क्लास लेंगे 8 घंटा, उसके बाद 3 घंटा मेडेड का लेक्चर एंड 2 घंटा अपनी सेल्फ स्टडी। तो सर 13 घंटे का स्केड्यूल अभी से बनाने का सोच रहे हैं, तो ये तो सर काफ़ी अनप्रैक्टिकल सी चीज़ हो जाएगी एंड उसको ढंग से फॉलो भी नहीं हो पाएगा। तो कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल जीरो है इसमें। तो इससे अच्छा ये हो सकता है कि सर रोज 1-1.5 घंटा दे हम अपना, एंड उसमें अच्छे से स्टडी करें, एंड रोज का रोज देंगे तो उससे हम स्टडी से भी कनेक्टेड रहेंगे एंड काफ़ी ज़्यादा कुछ सीख जाएंगे। राइट। तो वही रिवाइज रेगुलरली। हम लोग मेडेड में रोज लेक्चर देने वाले, मतलब लेक्चर्स विल बी डेली स्केड्यूल में होगा, और मान के चलो कि 1.5 to 2 आवर्स का सेशन होगा एवरी इवनिंग। तो वो टाइम आपको देना जरूरी है। जी सर। और लाइव क्लास का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, उसकी एक अपनी ब्यूटी होती है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि लाइव नहीं, मैं अपनी सहूलियत से रिकॉर्डेड लेक्चर देखूंगा, कभी जब मुझे टाइम मिलेगा तब देखो, वो कभी नहीं आएगा वो टाइम। लेकिन लाइव अगर आप अटेंड करते हो तो चलो भाई, उस वक्त बैठे, दिमाग में छप गया वो टॉपिक, बात खत्म, फिर एग्जाम टाइम पे रिवाइज कर लेना। सो लाइव का एक इंपॉर्टेंस रहेगा, है ना। हाँ, ये आपके लिए है, कॉमन स्ट्रगल्स एंड टिप्स फॉर दैट। सर जैसे सबसे पहले स्ट्रगल तो ऑफ कोर्स जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, टू मेनी प्रोसेसेस टू रिमेंबर सिंपलीफाई विद। देखो बहुत सारे फिजियोलॉजी है, इतने सारे तुम्हारे सेक्शंस होते हैं इसमें, एंड उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। एंड इवन मैं सही बताऊँ, हम रिसेप्टर लेवल पे जब पढ़ते हैं चीज़ों को, तो हर एक में कि कभी कोई आयन बाहर जा रहा है, कभी अंदर आ रहा है, तो वो कैसे याद रखे, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है ना। ये एक कॉमन स्ट्रगल है जिसमें हम हमेशा कंफ्यूज करते हैं। एंड मैं कई बार एग्जाम में मैं पढ़ के चला गया, अब मैं वहाँ नर्वसनेस में सोडियम अंदर आना था, पोटेशियम अंदर ले आया, कुछ उल्टा सीधा कर दिया, अब मेरे को एग्जाम में पता भी नहीं लगा, बाद में मैं शीट देख रहा हूँ, सर ने यहाँ पे गोला लगा रखा है कि यहाँ तो कुछ उल्टा हो गया मेरे से। तो वो तुम्हें समझ नहीं आता जल्दी, तो उसको कैसे करा जाए ये तो सर बताएंगे कि इसको कैसे पढ़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं मतलब मेरे तो जो नुस्खे हैं तो बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक कहानी बताऊंगा। राजेश सर बायोकेमिस्ट्री यस सर। और मेरा फिजियोलॉजी, और ऐसा हुआ कि एक दिन उनका वो टॉपिक था और नेक्स्ट डे सेम टॉपिक मेरा था। ऐसा होगा कि भाई फिजियो और बायोकेम में काफी कॉमन टॉपिक्स आते हैं, तो मैंने कहा देख लूं कि वो क्या पढ़ाने वाले हैं, तो वो छोड़ के मैं फिर अपना पढ़ाऊंगा। मैंने उनका लेक्चर अटेंड किया, राजेश सर का, और उसके बाद उन्होंने वो सोडियम पोटेशियम पंप का नेमोनिक बताया था, नोकिया नोकिया, सोडियम आउट पोटेशियम इन एंड एटीपेज ए। इतना ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैं अपना कंटेंट भूलने लगा। तो ऐसे ऐसे महारथी टीचर्स हैं हमारे पास जो कि आपको नेमोनिक्स से पढ़ाएंगे। मैं नेमोनिक्स पे ज्यादा तो बिलीव नहीं करता, इसका कारण है क्योंकि चलो ठीक है, लेकिन कई बार ना, देखो फिजियोलॉजी कॉन्सेप्ट वाली बात है, बिल्कुल। नेमोनिक्स से आप याद कर लोगे, लेकिन जब तक आपको वो एक रीजनिंग आउट की क्षमता नहीं डेवलप होती, तब तक सिर्फ याद रखने से सो तो इसलिए मैं इतना, पर ठीक है, वी विल सिंप्लीफाई विथ नेमोनिक्स। यस सर। इंटीग्रेशन विद बायोकेम एंड एनाटॉमी, स्टडी इन, ये तो मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको कि भाई एंडोक्राइंस जैसा चैप्टर है वो बायोकेम में भी आता है, फिजियो में भी आता है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में हार्मोन्स की केमिस्ट्री बताई जाएगी कि भाई स्टीरॉयड हार्मोन्स है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड में कैसे सिंथेसाइज होते हैं, कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है, या इंसुलिन है तो उसकी एक्शन में कौन कौन से एंजाइम्स वो अपरेगुलेट करता है या एक्ट करता है उसके ऊपर, जबकि फिर फिजियोलॉजी उसका फंक्शनल एस्पेक्ट बताएगी। इस तरीके से आप इंटीग्रेट करो तो कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। इंटीग्रेशन विद अदर सब्जेक्ट्स, यस। एग्जाम्स के लिए फोकस ऑन डेफिनेशंस, मैकेनिज्म, ग्राफ्स, अप्लाइड क्वेश्चन। वही है जैसे एग्जाम में अभी सर ने बताया कि फ्लो चार्ट वगैरह तुम्हें उतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बताऊँ, एग्जाम में तुम्हारे पास इतना टाइम होगा भी नहीं कि तुम पेजेस भरो। अगर तुम्हें आते होंगे ना सारे क्वेश्चन, तो तुम पेजेस भरने बैठ जाओगे तो तुम पूरा आंसर लिख भी नहीं पाओगे। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये कोशिश करता हूँ कि मैं बस एरो बना के एक फ्लो चार्ट टाइप का बना दूं, एंड जिस भी क्वेश्चन में, इवन जिस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला, जैसे कुछ सेक्शन तो ऐसा होता है कि सर उसमें लिखा होता है स्पेशली कि फ्लो चार्ट बनाओ, बट कुछ सेक्शन ऐसा होता है जिन्हें नहीं लिखा होता है, बट स्टिल उसमें भी टाइम बचाने के लिए मैं फ्लो चार्ट बना के कुछ चीज़ों को पैराग्राफ में लिखता हूँ, 1-2 चीज़ें, एंड बाकी में फ्लो चार्ट बना के, बिकॉज सर उससे टाइम सेव होता है। बिकॉज ऐसे वन में सर मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने एकदम जो अपना प्रोफेशनल सर जो CBSE जैसा नहीं होता है कि उसमें एकदम सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे हैं, तो उसमें मेरा पेपर हो गया, छूट गया पूरा, तो मेरे 20-30 नंबर तो उसी वजह से कट गए। तो मैंने फिर उसके बाद से ये सोचा कि हाँ आपसे फ्लो चार्ट ही बनाएंगे पूरा। करेक्ट। Why students love or hate physiology? Hate कोई करता होगा कि I don't know,
फिजियोलॉजी लाइक इज लाइक अ स्टोरी, यस और आपको बुक्स भी ऐसे गाइटन जैसे है जो हाँ, स्टोरी टेलिंग गाइटन की। तो सर इतनी अच्छी बुक लगती है बिकॉज वो स्टोरी टेलिंग में आती है। हम्म। सर जैसे जब भी गाइटन पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई एक स्टोरी सुना रहा है कि हाँ ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, एंड सर जब आपके ही लेक्चर देखते हैं ना तो भी ऐसा ही मोस्ट ऑफ द टाइम लग रहा होता है कि एक स्टोरी की तरह चीजें चल रही है, एंड वो स्टोरी की तरह याद करना भी काफी ईजी हो जाता है। तो मैं तो हेट नहीं करता ऑफ कोर्स, Okay. बट यहाँ पे कुछ रीजंस लिखे हुए हैं कि लेंदी प्रोसेसेस है, ग्राफ्स है, टू मच डिटेल है। तो अब इसमें तो सर आप बताइए कि इस हेट को कैसे हटाया जाए जो ये सोचते हैं। हाँ, देखो, आपको, आप डॉक्टर मतलब मेडिकल में क्यों आए, ये आप सवाल अपने आप से पूछो। वो आपको वो स्टेथो लेके घूमने वाला जो एक बंदा होता है ना व्हाइट कोट डाल के, वो फैसिनेट कर गया होगा, और वो क्यों इतना उसको समाज में मान मिलता है, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स ऑफकोर्स उसका क्लिनिकल नॉलेज। जी सर। अब वो क्लिनिकल नॉलेज मतलब देखो, हजारों लाखों डिसीजेस है और हजारों लाखों तरह के ट्रीटमेंट्स है। ये सब कुछ क्या सिर्फ मगिंग अप करके याद रह सकता है? नहीं रह नहीं सकता। सर बिल्कुल। इसका मतलब कि उसकी अंडरस्टैंडिंग से ही आप डिसीज ट्रीटमेंट में उतना प्रोफिशिएंट बन सकते हो। और अगर ऐसी बात है तो लेंथी प्रोसेस है, कोई बात नहीं, थोड़ी अब कर लेना, थोड़ी बाद में कर लेना, या टू मच डिटेल। हाँ, टू मच डिटेल है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ सी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इतने डिटेल्स आएंगे, फर्स्ट ईयर में आपको वो थोड़ा सा बोझ जैसा भी लगेगा, बराबर है, बोझ लगेगा, अरे क्या बाबा कितना, यानी आपको ऐसा लगा होगा शायद Yes, कि ये कितना ज्यादा है वास्ट, हाँ, और सर, एग्जाम शुरू में के तो एक लगता है। नाइट पहले कैसे खत्म करेंगे इसको। शुरू में हमेशा लगता है। और कई स्टूडेंट्स को ऐसा भी लगता है कि मैं सब भूल रहा हूं, मुझे कुछ याद नहीं रह रहा। हाँ, ये तो सर पढ़ते हुए सर जैसे आखिरी में जो एग्जाम्स आते हैं तो हमें एग्जाम में तो ज़्यादा गैप मिलता नहीं है। अब एग्जाम से पहले हम तीनों सब्जेक्ट लेके बैठेंगे, तो एनाटॉमी करी, उसके बाद जब फिजियो करने बैठे तो ऐसा लगा कि एनाटॉमी उड़ती जा रही है, फिर फिजियो करी तो उसके बाद बायोकेम करने बैठे तो ऐसा एनाटॉमी फिजियो दोनों ही उड़ती जा रही है दिमाग से। बट ऐसा नहीं होता है, जब हमने एक बार पढ़ लिया तो एग्जाम से एक दिन पहले थोड़ा बहुत ही नोट्स को ओवरव्यू ले लेते हैं, पीवाईक्यूज देख लेते हैं, तो चीज़ें फिर से रिवाइज हो जाती है। करेक्ट। यस the things come on time, at the right time you will remember everything। बिल्कुल। बस आप एकदम निष्ठा के साथ अगर पढ़ाई करें रोज का रोज रेगुलरली, तो सब चीजें फॉल इन प्लेस एट द राइट टाइम। सर्वाइवल टिप, डोंट मेमोराइज, विजुअलाइज एंड अंडरस्टैंड। विजुअलाइज के लिए हम ऐसी चीजें लाई है इस बैच के साथ। आज दोपहर को भी हमने हाँ। देखा ना, मेडवर्स है या एआई, अपना AI एआई गुरु। यस तो ये बहुत ही फैंटास्टिक जर्नी रहने वाली है आप लोगों की, एंड बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल। सो व्हाट इज द फाइनल टेक अवे फ्रॉम ऑल दिस डिस्कशन टुडे? प्रेशर, एग्जाम्स एंड प्रोक्रास्टिनेशन आर पार्ट ऑफ एमबीबीएस। बिल्कुल सर। आपने भी किया ऐसा हाँ सर। कि पर्टिकुलरली ये प्रोक्रास्टिनेशन? सर प्रोक्रेस्टिनेशन जैसे सर नीट के जस्ट बाद होता है कि 2-3 महीने का गैप तो लग जाता है कॉलेज में आने में। तो अब नीट का फेज होता है कि हम रोज 10-10 घंटे पढ़ते हुए आ रहे थे, एंड अचानक 3 महीने का जो गैप मिलता है ना, तो हमें आदत पड़ जाती है उस 3 महीने के गैप की कि एकदम कुछ नहीं पढ़ रहे, पूरा चिल बैठे हुए। फिर अचानक से कॉलेज स्टार्ट होगा, इतना बड़ा सिलेबस आने लग जाएगा, फिर प्रोफेसर इतनी जल्दी जल्दी पढ़ाने लग जाते हैं, तो शुरू के 1-2 महीने तो ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, ना पढ़ने बैठ रहे हैं, ना पढ़ाई हो रही है, ना कुछ समझ आ रहा है। फिर ये सोचते हैं कि यार नीट के वक्त तो इतनी अच्छी रैंक आ गई, अभी पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है। तो वो सर होता है, और उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा रोल होता है। अब जैसे सर मैं जैसे डे स्कॉलर हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मैं आ रहा हूँ शाम के 7-8 बजे कॉलेज से वापस 7 बजे, एंड फिर उसके बाद मैं थोड़ा थका हूँ, अब मैं सोचता हूँ कि मैं अब थोड़ा लेटता हूँ। अब लेटने में भी रेस्ट नहीं कर रहा हूँ, फोन उठा के रीले चल रही है, कुछ चल रहा है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन हुआ उससे भी, एंड उससे और थक गया, एंड पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। बट सर इसका जो वन ऑफ द मोस्ट बेटर सोल्यूशन जो मैंने सोचा है हमेशा होता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा इसलिए होता है कि सर हम स्टार्ट नहीं कर रहे होते हैं। जैसे ही हमने स्टार्ट कर दिया, जैसे अब मैं ये करता हूँ ना, जब भी मेरे को लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, मैं बस सर लेक्चर खोल देता हूँ, और उसके बाद सब कुछ खुद ही कंटिन्यू हो जाता है। एक बार स्टार्ट हो गया, मैं कॉपी खोल के बैठ गया, उसके बाद 1 मिनट भी पढ़ लिया ना, तो सर खुद ही वो कंटिन्यू हो जाता है। यस यस। अरे एक फर्स्ट ईयर के बंदे को मैंने कहा, अरे तू क्या कर रहा है? सर कल पढ़ूंगा। तो मैंने उसको दोहा सुना है एक, ये कि अरे भाई काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, फिर सोचोगे कब, पल में प्रलय हो जाएगा तो फिर क्या करने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ कहा। तो जोक्स अपार्ट, लेकिन ऐसे बहुत सारे चुटकुले, ऐसे मजेदार किस्से, ऐसे बहुत सारी कहानियां वगैरह हम सुनने वाले हैं, एंड देयरफॉर आई वेलकम यू ऑल
with the right survival skills you will not just survive, you will enjoy and grow. तो ये फाइनल टेक अवे था. आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू PW Med-Ed. वेलकम एंड मजे करते हैं और मजे करते करते एग्जाम भी क्रैक कर लेंगे. बिल्कुल. एंड सर के लेक्चर में तो देखो ऑफ कोर्स मजा आने. मैंने इसलिए बोला कि जब तुम स्टार्ट कर दोगे ना तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा तुम्हें कभी भी कि तुम्हें छोड़ना है उस लेक्चर को. सर इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगे, कुछ जोक्स वगैरह ऐड कर देंगे कि तुम्हारा लेक्चर फिर आगे कंटिन्यू करते ही रह जाओगे. एंड कब तुम्हारा 1.5 घंटे का लेक्चर खत्म हो गया और कब तुमने टॉपिक ढंग से समझ लिया तुम्हें पता भी नहीं लगेगा. तो जब बस एक चीज़ यही रहती है, स्टार्ट कर दो. यस यस एब्सोल्युटली, स्टार्ट. थैंक यू फॉर अटेंडिंग. मिलते हैं अपने रेगुलर बैच में, रेगुलर सेशन में. थैंक यू एवरीवन. तो मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट सेशन में. एंड ऑफ कोर्स अभी बाकी सेशन भी होने वाले हैं इस बैच में. अभी बाकी सब्जेक्ट जैसे सर का सब्जेक्ट आया वैसे एनाटॉमी है, बायोकेमिस्ट्री है. तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा एंड तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. जैसे इस वक्त से भी सर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स स्ट्रेस्ड होते हैं कि कुछ तो स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एकदम चिल है कि उन्हें नहीं फर्क पड़ रहा है, और कुछ स्टूडेंट इतने ही ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं कि सर वो मैंने बताया 13 घंटे वाला जो अनप्रैक्टिकल लाइफ शेड्यूल. तो सर वो चीज भी गलत है और जो एकदम ही चिल है वो भी गलत है. बीच में रहो, एकदम अच्छे से पढ़ते रहो, सब हो जाएगा. थैंक यू. थैंक यू. बाय बाय.